जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सबकी तैयारी भी एकदम बेहतरीन ही चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम ईथर को देखेंगे, जिसमें हम ईथर का पार्ट 1 कवर करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ईथर का पार्ट 2 कवर कर देंगे। इस प्रकार से हमारा यूनिट जो है एल्कोहल, फिनाल और ईथर वाला, वो कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। इससे पहले यदि आपने एल्कोहल, फिनाल इन सब का टॉपिक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देखिए। हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा है, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है ना। और हमने हेलो एल्केन और हेलो एरिन का भी यूनिट कराया है, आप प्लेलिस्ट बना है, आप सभी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम ईथर की आज बढ़िया से स्टार्टिंग करते हैं। तो यार ये सब कोई बोझ नहीं है, आप सभी अगर दिमाग से खूब बढ़िया से पढ़ेंगे तो आप एग्ज़ाम टाइम पर आपको ये सब बातें लिंक करेंगी तो आप समझ पाएंगे कि हाँ ये बात है, ये बात है, तो आप सभी लिख पाएंगे बढ़िया से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एक टॉपिक ढंग से। सबसे पहले समझते हैं ईथर। तो ईथर क्या है? तो ईथर ईथर एक कंपाउंड है, ठीक है ना। और इसका जो है जनरल फार्मूला जो होता है, जनरल फार्मूला वो CnH2n+2O, ठीक है ना, इस प्रकार से होता है। और n यहाँ पर जो होता है वह 1 होता है, 2 होता है, 3। इस प्रकार से हम n की संख्या को इन्फिनाइट तक ले जा सकते हैं, लेकिन इन्फिनाइट तक नहीं ले जाएंगे, ठीक ना। तो 1 2 3 इस प्रकार से हम रखते चले जाएंगे तो जो हमारा ईथर है वो बनता चला जाएगा। और ये जो फार्मूला है हमारा, वो एल्कोहल और ईथर दोनों में ही काम आता है। यानी एल्कोहल का भी यही फार्मूला होता है CnH2n+2O, और ईथर का भी यही फार्मूला होता है CnH2n+2O, ठीक है ना। तो ईथर और एल्कोहल का फार्मूला ठीक एकदम सेम होता है, जनरल फार्मूला। तो आप सभी इस प्रकार से भी इसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, ईथर को किस प्रकार से बांटा गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक तो फार्मूला ये हमारा ईथर का हो गया, और दूसरा इसको हम इस प्रकार से पहचानने का तरीका ROR, इस प्रकार का जहाँ हमारा कंपाउंड दिखा होगा तो वहीं पर हम समझ लेंगे कि यहीं पर ईथर हमारा प्रेजेंट है। तो RR के स्थान पर हम CH3 भी रख सकते हैं, C2H5 भी रख सकते हैं, C3H7 भी रख सकते हैं। इस प्रकार से हम कंपाउंड को बढ़ाते जाएंगे। तो R के स्थान पर, और यहाँ पर भी CH3 रख सकते हैं, यहाँ पर भी CH3 रख सकते हैं, यहाँ पर C2H5 रख सकते हैं, यहाँ पर C2H5 रख सकते हैं, ठीक ना। या तो यहाँ पर CH3, यहाँ पर C2H5 कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो R के स्थान का यही मतलब है, ठीक है ना। और ये इसका पहचानने का एक तरीका है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ईथर को किस प्रकार से डिवाइड किया गया, तो सबसे पहले इसको देखें। तो पहला है सिमेट्रिक ईथर और दूसरा अनसिमेट्रिक ईथर, ठीक है ना। यानी सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर। तो सममित ईथर और असममित ईथर। तो सममित ईथर क्या होता है, तो देखते हैं। सममित ईथर में जो होगा, जैसे ROR हमने तो बताया था, ROR, ठीक है ना। ये तो है ही कंपाउंड, लेकिन R के स्थान में बताया तो कुछ भी रख सकते हैं, CH3 रख सकते हैं, C2H5 रख सकते हैं। तो इसी प्रकार से फेनल ग्रुप भी कोई रख सकते हैं, C6H5 भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए CH3O इस प्रकार का हमारा कंपाउंड बना है। चूँकि देखिए जो R1 = R2 है, चूँकि R1 हमारा R2 के इक्वल है, इधर वाला R जो है इधर वाले के R, तो इसको हम R1 R2 भी मान सकते हैं। तो इसलिए R1 = R2 है, तो इसीलिए क्या होगा, ये सिमेट्रिकल ईथर यानी सममित ईथर कहा जाएगा, ठीक है ना। तो इधर भी देखिए इसको नेमिंग भी कर दी है, डाईमिथिल ईथर या मेथॉक्सीमेथेन भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। और यहाँ पर C2H5 ये भी हमारा सममित ईथर है, चूँकि R1 R2 के इक्वल है। और इसको यानी डाईइथिल ईथर या एथॉक्सी ईथेन भी कर सकते हैं। और इसको C2H5 इस प्रकार से डाईफेनिल ईथर भी लिख सकते हैं, चूँकि R1 R2 की इक्वल है, इसलिए क्या होगा, ये सममित ईथर होगा। असममित ईथर का देखते हैं। तो सममित ईथर में क्या होगा, अनसिमेट्रिकल ईथर, R1 जो होगा R2 के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर C2H5 है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, R1 R2 के इक्वल नहीं है, ठीक है ना, इसलिए यह असममित ईथर होगा। इसका नेमिंग क्या है, तो मेथिल एथिल ईथर हो जाएगा, या 1-मेथॉक्सी एथेन, इस प्रकार से इसका नेमिंग कर देंगे। ये कंपाउंड ही है, यही भी वही कंपाउंड, ठीक है ना। यानी हम इतना याद रखेंगे कि जो हमारा सिमेट्रिकल ईथर होगा, यानी सममित ईथर होगा, उसमें R1 R2 की इक्वल होगा, और अनसिमेट्रिकल ईथर में क्या होगा, R1 R2 की इक्वल नहीं होगा। ये हमारा बढ़िया से पहचानने का तरीका भी है। वैसे आप समझ गए होंगे किस प्रकार से हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल को डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। अब हम एक प्रश्न के माध्यम से देखते हैं कि इसमें ईथर के कितने समायोगी यानी कितने आइसोमेर होंगे,
तो आइसोमेरिज्म का यही मतलब है कि कुछ ना कुछ डिफरेंस तो कंपाउंड में आना ही चाहिए एक दूसरे के, और यदि दो कंपाउंड है तो उनमें कुछ ना कुछ विषमता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसी के आधार पर हम समायोगी उनको दिखा सकेंगे। तो C4H10O जो होता है इसका हमें ये हमारा ईथर कंपाउंड है, इसका हमें समायोगिता दिखाना है कितने कंपाउंड में या समायोगी है, ठीक है ना। तो पहला हमारा CH3CH2 और CH2CH3। तो हम सबसे पहले आप पहचानिए कि हमारा सममित ईथर है जो कि R1R2 के इक्वल है, ठीक है ना। और इसका नाम एथॉक्सी इथेन है। और इसमें देखिए इसमें 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है इस कंपाउंड में। तो यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 कार्बन हो गया, 3 2 5 और 5 5 10 हाइड्रोजन हो गया और 1 ऑक्सीजन हो गया। इसलिए ये इसके फार्मूले के मतलब रूप में ही है, ठीक है ना। चूँकि इसका हमने मतलब नेमिंग के आधार पर किसी के भी आधार पर इसको हमने केवल विस्तृत रूप में लिख दिया है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए आप कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सभी जगह काउंट कर लीजिए, सभी जगह कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेम ही आ रहा है। चूँकि कंपाउंड में डिफरेंस आ रहा है, नेमिंग में डिफरेंस आ रहा है, यही सब हो रहा है। इसके अतिरिक्त यदि हम इन तीनों के अतिरिक्त यदि हम कोई और कंपाउंड बनाएंगे तो क्या होगा, इसके अतिरिक्त बनाएंगे तो वो इन सभी तीनों कंपाउंडों में से मैच खा जाएगा, ठीक है ना। आप सभी बना के चेक कर लीजिएगा, इसी कंपाउंड से मैच खा जाएगा। चूँकि नेम यहाँ पर भले सेम है मेथॉक्सी प्रोपेन या मेथॉक्सी प्रोपेन, लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पर 3 कार्बन का एक मेन चेन है, इसके बाद ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी 3 कार्बन का मेन चेन है, लेकिन यहाँ पर CH3 डबल है, लेकिन यहाँ पर CH3 एक ही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी हम डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो कई विधियाँ होती हैं इसके डिफरेंस को निकालने की। आइसोमेरिज्म पे तो हमें जाना नहीं, इसलिए हम मोटी मोटा इसे देख ले रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं बनाने की विधि यानी प्रिपरेशन मेथड, किस प्रकार से हम इसको ईथर को बना सकते हैं। तो पहला ही विधि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है विलियमसन संश्लेषण विधि यानी विलियमसन सिंथेसिस विधि। तो इसमें क्या होगा, हम सोडियम एल्कोक्साइड की क्रिया जो है वो एल्किल हैलाइड से करा देंगे, ठीक है ना। तो हमारा ईथर प्राप्त हो जाएगा और यह ईथर बनाने की औद्योगिक विधि होगी। और इसमें हम सोडियम एल्कोक्साइड को 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का ले सकते हैं, लेकिन जो हमारा एल्किल हैलाइड होगा उसको हमें 1 ही डिग्री का लेना है। क्यों लेना है, चूँकि यदि हम 2 डिग्री का, 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड यूज कर लेंगे तो हमारा एल्कीन बन जाएगा या अन्य कंपाउंड बन जाएंगे, ठीक है ना। अब यही यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आइए समझते हैं। तो विलियमसन संश्लेषण विधि में इस अपक्रिया में सोडियम एल्कोक्साइड की क्रिया एल्किल हैलाइड से करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। ईथर की औद्योगिक विधि ईथर बनाने की, ठीक है ना। इस रिएक्शन में सोडियम एल्कोक्साइड का 1 2 3 डिग्री तीनों लेते हैं, जबकि एल्किल हैलाइड 1 ही डिग्री लेते हैं। वही है जो हमने बताया। तो देखिए यहाँ पर सोडियम एल्कोक्साइड है, एल्किल हैलाइड है, आगे रिएक्शन करा दिए, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, Na+O- R+X-, प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ अटैच होकर ईथर बना लेगा या सोडियम Na, इस प्रकार का कंपाउंड बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम यानी 1 डिग्री का सोडियम एल्कोक्साइड लेकर रिएक्शन करा रहे हैं। तो C2CH2CH2O प्लस C2H5Br ये हमारा कंपाउंड है, ठीक है ना। इसकी आगे रिएक्शन हम कराएंगे तो हमने यहाँ पर बताया तब ब्रेक किस प्रकार से करेंगे। ON यहाँ से ONA को ब्रेक कर लेंगे O-Na+ में, और यहाँ पर Br और C2H5 को ब्रेक करेंगे तो Br पे माइनस और C2H5 पर प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। तो प्लस वाले को माइनस के साथ, माइनस वाले को प्लस के साथ हम मैच करा देंगे यानी उसका अटैच करा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा कंपाउंड बन जाएगा एथॉक्सी एथेन। तो आप बताइए C3CH2O C2H5 यानी इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, C2H5 इधर भी लिख सकते हैं, C2H5 इधर है ही। तो क्या होगा कि ये हमारा सम्मित ईथर भी हो जाएगा और एथॉक्सी इथेन इसका नाम हो जाएगा। 2 डिग्री के साथ जब रिएक्शन करा देंगे, हमने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इन सब के बारे में कंप्लीटली चर्चा एल्किल हैलाइड में की है, अल्कोहल में भी की है। तो आप सभी प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखिएगा, यानी हेलोकेन में भी हमने काफ़ी बताया है। तो यानी 1 CH3 अगर कार्बन से ऐड होगा तो 1 डिग्री का, 2 CH3 ऐड होगा 2 डिग्री, 3 CH3 ऐड होगा तो 3 डिग्री का हमारा होगा कंपाउंड, ठीक है ना। तो जब 2 डिग्री का कराएंगे तो सोडियम एल्कोक्साइड का एल्किल हैलाइड के साथ तो इस प्रकार का कंपाउंड हमारा बन जाएगा, ठीक है ना। 3 डिग्री कराएंगे तो कुछ नहीं करना यार, वही ONA को यहीं पर ब्रेक करना है और यहाँ पर इसको ब्रेक करना, प्लस वाले को माइनस के साथ, माइनस वाले को प्लस के साथ और प्लस वाले को माइनस के साथ, इसी प्रकार से हमें मैच करा देना है, ठीक है ना। तो हमारा सीधे सीधे कंपाउंड बन के रेडी हो जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं है। नाम आप ना भी लिखे तो भी चलेगा, लेकिन आप इस रिएक्शन को जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। उम्मीद है ये आपको हमारा विलियमसन संश्लेषण विधि समझ में आया होगा।
और यह इंपॉर्टेंट विधि है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। एक नोट पॉइंट है, देख लेते हैं। यदि एल्किल हैलाइड 3 डिग्री का हम ले लेंगे तो विलोपन अक्रिया हो जाएगी और एल्कीन बन जाएगा, ठीक है ना। हमने पहले बताया था 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड ले लिए, सोडियम एल्कोक्साइड ले लिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड एल्कीन, डबल बॉन्ड में एल्कीन पाया जाता है, तो वही बताया गया। तो हमारा जो ईथर होगा वो नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो ईथर नहीं बनेगा तो क्या मकसद निकलेगा, तो वही हमने बता दिया एक्स्ट्रा कि एल्कीन बन जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरा मेथड है डाइएजोमेथेन द्वारा किस प्रकार से हम यानी ईथर को तैयार करेंगे। तो आइए समझते हैं। डाइएजोमेथेन में क्या होगा, एल्कोहल की क्रिया जब डाइएजोमेथेन से कराते हैं तो ईथर बनता है, यानी एल्कोहल क्रिया जब डाइएजोमेथेन। तो ये हमारा CH2N2 जो है, ये हमारा कंपाउंड डाइएजोमेथेन है, हमारा एल्कोहल तो है ही। इसका रिएक्शन जब आगे हम करा देंगे तो C2H5 तो है ही, O के साथ यहाँ पर CH3 भी ऐड हो जाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ पर, CH2 यहाँ पर है, तो CH3 पूरा ऑल टोटल मिलकर बन जाएगा और N2 गैस हमारा बाहर हो जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार से यहाँ पर भी है, ठीक ना। एक ही हमने, ठीक ना, इस प्रकार से हम कर देंगे तो ये हमारा कंपाउंड बन के रेडी हो जाएगा, ठीक ना। यानी एल्कोहल होगा, डाइएजोमेथेन रिएक्शन करा देंगे तो आगे बढ़ जाएगा रिएक्शन। अब आगे देखते हैं एल्कोहल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा किस प्रकार से हम रिएक्शन कराते हैं, तो ये समझते हैं। तो एल्कोहल के साथ अम्ल द्वारा भाई इसको क्या कहते हैं, फिनाल बनाने की औद्योगिक और प्रयोगशाला विधि दोनों है। यानी विलियमसन संश्लेषण विधि जो था वो भी इम्पोर्टेंट था, वो भी औद्योगिक विधि था, लेकिन ये प्रयोगशाला विधि भी है और औद्योगिक विधि भी है। और इसे लगातार ईथरीकरण विधि भी कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी हो गया, उसे आ जाता है लिखने के लिए। लगातार ईथरीकरण विधि क्या है, तो आप सभी सिंपली समझ गए होंगे कि इसमें लगातार ईथरीकरण विधि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एसिड मिलाने, एक बार एसिड मिला देंगे और बाद में एल्कोहल को मिलाते रहते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। यानी एल्कोहल पर ही यह रिएक्शन होता है, एसिड को एक बार मिलाना, लेकिन एल्कोहल को मिलाते रहेंगे तो रिएक्शन होता रहेगा और ईथर हमारा प्राप्त होता रहेगा। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, एथिल अल्कोहल और शांत सल्फ्यूरिक एसिड को 413 केल्विन पर गर्म करते हैं तो डाईएथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। डाईएथिल ईथर बनाने का जो है औद्योगिक और प्रयोगशाला दोनों विधि है, ठीक ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक बार एसिड मिला लेंगे तो बार बार एल्कोहल मिलाते जाएंगे तो लगातार ऐसे ईथर बनता जाएगा, तो इसलिए इसको लगातार ईथरीकरण विधि भी कहा गया है, ठीक ना। तो देखिए एल्कोहल हो गया, कंसनट्रेट H2SO4 यानी शांत सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया हमारा। एसिड एक बार मिलाएं, ऐसे एल्कोहल मिलाते जाएंगे, C2H5 और C2 यानी सम्मित ईथर हमारा बनेगा डाईथिल ईथर और H2O जल हमारा बाहर हो जाएगा। मैकेनिज्म में इंपॉर्टेंट नहीं है, 413 केल्विन का ताप होना चाहिए, एसिड का प्रेजेंट होना चाहिए, एल्कोहल होना चाहिए, डाईथिल ईथर हमारा बन जाएगा और H2 हमारा बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। एकदम सरल रिएक्शन है, उम्मीद है समझ गए होंगे आप सभी। तो भौतिक गुण में देख लेते हैं, भौतिक गुण इसका क्या क्या होता है। भौतिक गुण में सबसे पहले हम इसके भौतिक अवस्था देखते हैं, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो भौतिक अवस्था में सबसे पहले हम देखते हैं कि डाई मिथिल ईथर व डाई एथिल ईथर गैसीय अवस्था में, डाई मिथिल ईथर, डाई एथिल ईथर हमने अभी बताया किस प्रकार से लगातार ईथरीकरण विधि में। तो ये हमारे गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं और ईथर के अन्य सदस्य जो होते हैं वो द्रव अवस्था में, डाई एथिल ईथर और डाई मिथिल ईथर, चूँकि ये दोनों हमारे कंपाउंड गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, बाकी सभी द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। क्वथनांक में क्या होगा, ईथर का क्वथनांक एल्कोहल से कम होता है, क्योंकि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है जबकि ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। तो बेसिक डिफरेंस आप समझ गए होंगे क्यों इसका क्वथनांक कम होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है, चूँकि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इसीलिए क्या होगा, इसका क्वथनांक जो होगा अल्कोहल से कम होगा। विलेय तो देख लेते हैं, कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है परंतु जल में अविलेय होता है, क्योंकि जल के साथ या हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। कार्बनिक विलायकों के साथ यह हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, इसलिए इसमें विलेय होता है। जल के साथ नहीं बना पाता हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए यह जल में अविलेय होता है, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं रासायनिक गुण, यानी रिएक्शन विथ एयर। तो यह एयर के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या होता है, ईथर जो हमारा है वो एयर के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ठीक ना। तो समझते हैं। तो ईथर वायु की उपस्थिति में क्रिया करके ईथर पेरोक्साइड बना लेता है, यानी जब ईथर वायु में रिएक्शन करेगा तो ईथर पेरोक्साइड बना लेगा, ठीक है ना। और जो एक विस्फोटक होता है, और इसलिए ईथर का प्रयोग करने से पहले इसका परीक्षण करते हैं। इसके लिए ईथर के विलयन में FeSO4 डाला जाता है, फेरस सल्फेट, ठीक ना, डाला जाता है, जो पेरोक्साइड से क्रिया करके Fe+3 फेरिस यानी फेरस सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें पोटेशियम थायोसाइनाइड मिलाने पर खूनी लाल रंग का अवक्षेप आने लगता है। इसका अर्थ होता है ईथर का पेरोक्साइड बना हुआ है। तो ईथर का पेरोक्साइड बना हुआ है, इसका ही मतलब होता है जब खूनी रंग का आ जाता है, जो होता है हमारा लाल रंग, ठीक है ना।
तो ईथर वायु की उपस्थिति में सबसे पहले देखिए, जब ये एयर के साथ करेगा रिएक्शन, इसका केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, यानी जो हमारा इसका रासायनिक गुण है, तो इसमें यही सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि वायु के साथ अपक्रिया करके पेरोक्साइड बना लेता है और ये विस्फोटक होता है। इसलिए ईथर का प्रयोग, चूँकि इसका प्रयोग करने से पहले इसका परीक्षण जरूर करते हैं, ठीक है ना। इसको परीक्षण के लिए Fe के विलयन में डालते हैं, ठीक है ना, और Fe3 प्राप्त कर लेते हैं। यदि इसका कलर देखते हैं खूनी लाल होता, अवक्षेप होता है, तो इसका मतलब है पेरोक्साइड बना लिया है, ठीक है ना, इसका ही मतलब है। आगे रिएक्शन को थोड़ा देख लेते हैं। ये हमारा ROR ईथर है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दिए, ROR इस प्रकार कंपाउंड बना लिया, आगे चल के ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। और Fe2+ पेरोक्साइड के Fe3+ बना लिए कि CnSS के साथ रिएक्शन करा के FeSCN6 इस प्रकार का, यानी फेरिक क्लोराइड यानी फेरिसेंथोसाइनाइड इस प्रकार का कोई कंपाउंड बना लेता है, ठीक है ना। यानी ईथर सीधे सीधे याद रखेंगे कि यार ईथर जो हमारा वायु के साथ अपक्रिया करके पेरोक्साइड बना है, ROR जो होता है हमारा पेरोक्साइड ही होता है, ठीक है ना। अब आगे रिएक्शन को दे लेते हैं हाइड्रोजन के साथ क्रिया। हाइड्रोजन के साथ ईथर क्रिया करके क्या क्या बनाता है, ईथर क्रिया जब क्लोरीन से अंधेरे में कराते हैं तो अल्फा क्लोरो डाईइथिल ईथर या अधिक मात्रा में क्लोरीन लेकर कराने पर अल्फा अल्फा डाईक्लोरो डाईइथिल ईथर प्राप्त होता है, परंतु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाए और पर क्लोरो डाईइथिल ईथर प्राप्त होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो ईथर की क्रिया जब हम क्लोरीन से अंधेरे में करा देंगे तो अल्फा क्लोरो डाईइथिल ईथर प्राप्त हो जाएगा, या अधिक मात्रा में क्लोरीन यदि हम ले लेंगे तो अल्फा अल्फा डाईक्लोरो डाईइथिल ईथर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। यानी अल्फा पर ही ये क्लोरीन आएगा, ठीक है ना, अल्फा यानी अल्फा पोजीशन पर, ठीक है ना। परंतु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब हम करा देंगे तो सभी हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाएंगे और पर क्लोरो डाईइथिल ईथर प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा ईथर हो गया, सम्मित ईथर हो गया, क्लोरीन की उपस्थिति होगी, डार्क में रिएक्शन कर दिए तो अल्फा पर क्या हुआ, हमारा क्लोरीन ऐड हो गया O और CH2 CH3, ठीक ना, यानी अल्फा पोजीशन पर हमारा क्लोरीन ऐड हो गया और क्या होगा, इसको कहेंगे अल्फा क्लोराइड एथिल ईथर, ठीक है ना, या 1 क्लोरो 1 एथिल एथॉक्सी एथेन इस प्रकार से लेंगे। फिर डार्क में रिएक्शन क्लोरीन के माध्यम से करा दिए तो CH3 CHO CH3 कुछ इस प्रकार का, यानी दो अल्फा पोजीशन पर क्लोरीन यानी अल्फा अल्फा डाई क्लोरो एथिल ईथर इस प्रकार का हमारा कंपाउंड बनके तैयार हो गया 1 क्लोरो, ठीक है ना, 1 क्लोरो एथॉक्सी एथेन इस प्रकार का हमारा कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है ना। और यदि सनलाइट में हम करा दे रहे हैं तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन विस्थापित हो रहा है CCl3 या CCl2 और CCl2 यानी पर क्लोरो डाईइथिल ईथर इस प्रकार का हमारा कंपाउंड बनके तैयार हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन जो है सूर्य के प्रकाश में विस्थापित हो जाएगा। हाइड्रोजन से क्रिया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। जब हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो अंधेरे में करेगा तो हाइड्रोजन को साथ रखेगा और अल्फा पोजीशन पर क्लोरीन ऐड होगा, और क्लोरीन ज़्यादा ले लेंगे तो अल्फा पोजीशन पर ज़्यादा क्लोरीन आ जाएगा, डाई क्लोरो हो जाएगा, ठीक ना, और सूर्य के प्रकाश में करेंगे तो हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। उम्मीद है आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी को हमारा टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, टॉपिक समझ में आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। जय हिंद जय भारत।